थारे यहाँ अलग जय श्री राम। हमारे एक नए वीडियो में स्वागत है आपका। आज हम आए हुए हैं इंदौर, क्योंकि आज है हमारी दीदी के हॉर्स एकेडमी में प्रोग्राम, जिसमें आने वाले ही मुख्य गेस्ट हैं योगेंद्र सिंह जी यादव, जिन्हें 17 गोली लगी थी। तो भाइयों, हमको घर से आने में तो 1.5 घंटे लगे, पर ये जाम में ही 3 घंटे फंस गए हैं इंदौर के अंदर नौलखा तक जाने में। और हमारी दादी जी भी सभी आए। ट्रैफिक बहुत रहता है। इस बार खेड़ी आ गए अब 3 भी और क्या खेड़ी कभी खेड़ी इधर ही है ना, कभी खेड़ी। तो भाइयों, यहाँ पे 3 इमली हमारी दीदी आ रही थी जो छोड़ आगे प्रोग्राम में जल्दी अपनी दीदी का डांस चल जो तेरे लिए सादर से तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। जो मुख्य गेस्ट थे योगेंद्र जी यादव, उनकी स्पीच चल रही है। अब सुनो उसको ध्यान से। बच्चों, जो अभी आप इन पलों को बैठ करके जी रहे हो ना, कल पूरी दुनिया की दौलत भी किसी के कदमों में डालोगे, आज के इन पलों को खरीद नहीं पाओगे। और दुनिया में कोई इतनी बड़ी धावक नहीं हुआ कि आज के इन पलों को कल दौड़ करके पकड़ सके। ये समय नदी की बहती जलधारा के समान है। जो जल के कण अभी हमें स्पर्श कर रहे हैं, वो वापस लौट करके हमें स्पर्श नहीं कर पाएंगे। ये समय ऐसे ही निकलता चला जाएगा। इस समय के महत्व को पहचानना, समय के साथ साथ चलना। अगर इंसान ने इस समय के साथ कदम से कदम मिला करके चलना सीख लिया, तो जीवन की हर उपलब्धि, हर सफलता को वो आसानी से प्राप्त कर सकता है। इसलिए आपके इंस्ट्रक्टर, आपके पेरेंट्स आपको हर समय कहते होंगे कि आज के काम को आज पूर्ण कर लेना, लेकिन हमारा मन बड़ा चंचल है, कहता नहीं आज नहीं कल कर लेंगे। छोड़ देते हो ना कल के ऊपर, नहीं आज नहीं कल कर लेंगे। और बच्चों, जीवन में कभी कल नहीं होता, हमेशा आज होता है। आज, इसलिए आज को आज में जियो, आज को कल में कभी नहीं जियो। लेकिन आज के युवाओं की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि आज के इन पलों को हम फ्यूचर में जी रहे हैं, भविष्य में जाकर के जी रहे हैं। साइंस के स्टूडेंट है ना, है कि नहीं? साइंस में, साइंस कहती है बॉडी में एनर्जी है, कहती है कि नहीं? एनर्जी की डेफिनेशन बताएगा कोई? अरे बड़ा कठिन सवाल है, ये तो लखन सर ने पढ़ाया ही नहीं था। नहीं, एनर्जी को न पैदा किया जा सकता, न डिस्ट्रॉय किया जा सकता, बल्कि एनर्जी को ट्रांसफॉर्मिंग किया जा सकता है। ये साइंस सिखाती है। लेकिन हमारी आध्यात्म क्या सिखाती है? इस बॉडी में एनर्जी नहीं, आत्मा है। उस आत्मा को न जलाया जा सकता है, न भिगोया जा सकता है, न सुखाया जा सकता है, बल्कि ये शरीर से निकल करके दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है।
तो साइंस और आध्यात्म दोनों एक समान है। तो ये एनर्जी, इस एनर्जी को जहां पर लगाओगे एनर्जी तो वहीं पर एक नया रूप स्थापित कर देगी, वहीं पर एक अलग तरह के परिणाम निकलने लगेंगे। इसलिए आज को आज में जियो। जो आज में आज को जिएगा वो पक्का इस जीवन में सफल हो जाएगा। तो वो समय व्यतीत हुआ। वर्ष 1998 में आप जानते हैं भारत और पाकिस्तान दोनों ने परमाणु परीक्षण किया। तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी, उनको यह आभास और एहसास हुआ कि दोनों मुल्कों की आवाम के बीच शांति, दोनों मुल्कों के बीच अगर शांति सौहार्दपूर्ण वातावरण नहीं बना और छोटी सी भी नफरत की चिंगारी अगर सुलग गई तो दोनों देशों की आवाम के बीच को खत्म कर देगी। तो उन्होंने शांति का पथ अपनाया ताकि दोनों देशों के बीच शांति हो, सौहार्दपूर्ण वातावरण बने, दोनों मुल्क तरक्की की राह पर अग्रसर हो। तो उन्होंने समझौता एक्सप्रेस लाहौर बस यात्रा शुरू हुई। लेकिन पाकिस्तान का जनरल परवेज मुशर्रफ वो नहीं चाहता था कि दोनों मुल्कों के अवाम के बीच शांति हो। तो उसने कारगिल, बटालिक, द्रास, तुर्तुक ऐसे सेक्टर, ऐसी जगह जहां पर सर्दियों में -60 डिग्री टेम्परेचर जाता है, -60। कल्पना कीजिए मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट है, चूरू डिस्ट्रिक्ट, जहां पर माइनस में टेम्परेचर जाता है, बाकी कहीं पर भी माइनस में टेम्परेचर नहीं जाता। कल्पना कीजिए -60 में लहू नहीं हड्डियां भी जम जाती हैं। ऐसी परिस्थिति में आज भी आपके गांव के, शहर के, प्रदेश के, देश के बेटे और बेटियां उसी -60 में खड़े होकर के अपने कर्तव्य और दायित्वों का पालन कर रहे हैं ताकि इस देश का युवा पढ़ लिख करके अपने कैरियर को बनाए और इस राष्ट्र को आंतरिक रूप से सशक्त और समृद्ध बना सके। तो वो ऐसी दुर्गम परिस्थितियां जहां पर पाकिस्तान ने हमारी फौज के तमाम बंकर्स को कैप्चर कर लिया, इतनी मैन पावर वहां पर डिप्लॉयड कर ली ताकि वो पूरे ले वाले क्षेत्र को अपने कब्जे में ले सके। लेकिन वो भूल गया ये हिंदुस्तान की मिट्टी है और इस मिट्टी में तो सिंगनिया और शेर ही पैदा होते हैं। इन्हें हिंदुस्तान के शेरों ने, सैनिकों ने कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाकर के मई और जून का महीना, आज से 26 साल पहले रात का टेम्परेचर -20 था। लेकिन इस सब विपरीत परिस्थितियों के बावजूद ये हिंदुस्तान के सैनिक 13,000 से 18,000 फीट ऊंची पहाड़ियों के शिखरों पर चढ़ते रहे, लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे और उनके बंकरों को उनका कब्रिस्तान बनाते रहे। मेरी बटालियन 18 ग्रेडियर्स को भी सबसे पहले जब द्रास सेक्टर भेजा गया तो तोलोलिंग पहाड़ी पर युद्ध लड़ने का हमें आदेश और निर्देश दिया गया। उस पहाड़ी पर 22 दिन तक हमने युद्ध लड़ा और उस 22 दिन के दौरान 2 ऑफिसर, 2 जूनियर कमीशन ऑफिसर और 21 जवानों को खोया। तब जाकर के 12 जून 1999 को हिंदुस्तान की फौज ने पहली सफलता के रूप में वो तोलोलिंग टॉप पुनः प्राप्त किया। जो तोलोलिंग पहाड़ी नहीं जानते होंगे, लेकिन आपने कारगिल वार मेमोरियल की पिक्चर जरूर देखी होगी। उस पिक्चर में जो पीछे की तरफ पहाड़ी नजर आती है वही तोलोलिंग पहाड़ी है। उस पहाड़ी को कैप्चर करने के बाद जब हम नीचे की तरफ आए तो बच्चों आपको एक बहुत बहुत कीमती बात बता रहा हूं, सुन लेना बेटा। पीएमओ से फोन तो नहीं आ रहा? आ रहा है क्या? नहीं आ रहा? आ रहा है? हाँ, प्रधानमंत्री जी बुला रहे होंगे आपको। मैं 8 साल इंस्ट्रक्टर रहा हूं। आपकी जो ना ये गर्दनें इधर उधर हिलती हैं तो पता चल जाता है, क्योंकि मोबाइल का वाइब्रेशन ना मैसेज का वो हिला देता है आपको।
फिर मन कहता देख लेना किसका है। नहीं, अभी थोड़ी देर मोबाइल को बंद कर दो, कोई कहाँ को है, हम कैलाश के समाचार सर आया था। तो भाई अपने अरे वही सही है। तक बदला है, तो मिल गया अपने रेकॉर्ड दिक्कत नहीं, तब आ गए।